हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सफलता का सफ़र, आपके सिलेक्शन का सफ़र। और अपने राजस्थान ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है, इसमें अपने फिजिकल डिवीजन्स के बाद राजस्थान के क्लाइमेट पर आ गए हैं। और राजस्थान के क्लाइमेट या राजस्थान की जलवायु जो है कि इसमें सूर्य की स्थिति हैं, मौसमी परिवर्तन होते हैं, और दिन और रात, डे एंड नाइट की जो लेंथ या लंबाई में जो परिवर्तन होता है, उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज याद करवाता हूँ। याद कीजिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि हम राजस्थान के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और साथ साथ विंटर और समर सीजन, शीत और ग्रीष्म ऋतु जो है कंप्लीट करेंगे। लेकिन अपना वीडियो लेक्चर लंबा, और अपने ने जो चर्चा या डिस्कशन जो था वो राजस्थान के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले वीडियो लेक्चर है, वो उसी के ही आगे या उसका ही अगला भाग है। और आज अपने राजस्थान की विंटर और समर सीजन, शीत और ग्रीष्म ऋतु जो है, उसको समझने वाले हैं भाई। ठीक है, क्लियर है। और इसके जस्ट अगले वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान के मानसून या वर्षा ऋतु पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद कोपेन का वर्गीकरण, थानवर्ट का वर्गीकरण, और साथ साथ राजस्थान के जो 5 जलवायु खंड हैं, जो 5 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उन पे चर्चा करेंगे। तो आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम राजस्थान की शीत और ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अपने वीडियो लेक्चर में खास बात ये होती है कि अपने टॉपिक के साथ साथ जो इससे रिलेटेड चीजें होती है, अनावश्यक नहीं, बहुत ही आवश्यक और इंपॉर्टेंट चीजें, उन पे चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और क्वेश्चन वहां से भी आने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। इसलिए अगर आपने पूरी ये सीरीज जो मेरी राजस्थान ज्योग्राफी की कंप्लीट कर ली, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं, अगर किसी भी एग्जाम में मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के, तो उसमें से आपके 18 से 19 क्वेश्चन, या फिर अपने सीधा और स्पष्ट कहें 90 to 95% क्वेश्चन जो है, आप बिल्कुल सही करके आओगे भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने पूरा डिटेल में और कंसेप्ट बिठाकर चीजों को रटा रहे हैं। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लासेस। तो चलिए साथ में बने रहिए। और कहीं ना कहीं याद कीजिए, ऐसा एक डायग्राम अपने ने किया था, ऐसा एक डायग्राम अपने ने किया था। एक्चुअल में क्या है कि भाई, ये क्लास में रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो हुआ क्या कि बीच में लाइट चली गई, तो वापस से रिकॉर्डिंग शुरू करनी पड़ रही है। तो मुझे लगा यार कि ये जो अपना बनाई हुई चीज है, ठीक है, ये अपने काम आ जाएगी, तो मैंने वैसे ही रहने दी इसको। ठीक है, हाँ भाई, अब ध्यान से सुनना। तो ये जो है पृथ्वी है, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्टिक, एंटार्क्टिक, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इक्वेटर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक लाइन, एंटार्क्टिक लाइन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और उसके सापेक्ष सूर्य की स्थितियां। तो फिर से याद कीजिए, ये जो अपने 21 जून की, ये जो अपने 21 जून की स्थिति है, ठीक है, ये क्या कहलाती है? ये समर सोलेस्टाइस कहलाती है, ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। इसके बाद सूर्य जो है वो दक्षिणायन दक्षिणायन होने लगता है, साउथवर्ड मूवमेंट करने लगता है, और 22 सितंबर को वापस से कहाँ, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर पहुंच जाता है। इसे क्या कहते हैं भाई? इसे ऑटमनल इक्विनॉक्स या शरद विषुव कहते हैं। इसके ठीक 3 महीने बाद सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर या लाइन ऑफ या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर हो जाती है, और शीत अयनांत या विंटर सोलेस्टाइस की स्थिति आ जाती है। ये अपने पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में कर चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपने जल्दी जल्दी में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, इसके ठीक 3 महीने बाद सूर्य उत्तरायण होकर वापस से भूमध्य रेखा पर पहुंचेगा 21 मार्च के आसपास। और ये स्थिति क्या कहलाती है? ये स्थिति वसंत विषुव या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहलाती है। और इसके ठीक 3 महीने बाद वापस से 21 जून की स्थिति में आ जाएगा सूरज, और वापस से ग्रीष्म अयनांत या समर सोलेस्टाइस आ जाएगी। तो ये अपने सबको पता है कि पूरे साल भर सूर्य की स्थिति में ये हमें चेंजेस या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो भाई सीधा और स्पष्ट कारण है कि जो पृथ्वी है हमारी, ये एकदम सीधी नहीं है, ये इस प्रकार से टेढ़ी झुकी हुई है। ठीक है, अपने मूल अक्ष से, अपने मेन एक्सिस से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कहाँ? पूर्व में। क्लियर है भाई? 23.5 डिग्री कहाँ? पूर्व में। और ये सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, परिक्रमण कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों कारण मिलकर ये सारी स्थितियां जो है, उनका कारण या उनका रीजन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आप समझ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसी वजह से भारत
और राजस्थान, तो पहले तो भारत और राजस्थान की स्थिति देख लो, अवस्थिति देख लो। तो ये जो मैंने बड़ा सा चतुर्भुज बनाया, ये भारत है और उसमें ये राजस्थान की अवस्थिति है। क्लियर है भाई, सबको पता है अपने को कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से और राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि भाई आप मार्च से, ठीक है, लेकर मार्च से लेकर जून तक जो है सूर्य की स्थिति को देखो। अच्छा, पहले शीत ऋतु लिखा है ना, तो पहले अपने अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च के बीच में सूर्य की अवस्थिति को देखो, सूर्य की स्थिति को देखो, ठीक है। तो पहले देखो भाई, मैंने क्या किया है कि भारत और राजस्थान में जो पूरे वर्ष भर ऋतुएं आती है उसको समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले शीत ऋतु, तो मध्य अक्टूबर से फरवरी मार्च, तो मध्य अक्टूबर मतलब सितंबर के बाद कहीं अक्टूबर आएगा। तो सूर्य की स्थिति जो है वो हमसे बहुत दूर है, और सूर्य दिसंबर तक हमसे जितना दूर हो सकता है उतना दूर हो जाता है, और सूर्य की हमें सर्वाधिक सीधी किरणें प्राप्त होती है। और दिसंबर के बाद फरवरी मार्च तक शीत ऋतु की परिस्थितियां बनी रहती है। ठीक है, तो भारत में मध्य अक्टूबर से फरवरी और मार्च के बीच में सूर्य का हमसे बहुत ज्यादा दूर होना और सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त होने की वजह से हमारे यहाँ तापमान कम रहता है और शीत ऋतु की परिस्थितियां रहती है, विंटर सीजन रहता है। क्लियर है। इसके बाद जैसे ही फरवरी मार्च आता है तो आप खुद देखिए कि लगभग 21 मार्च के बाद सूर्य हमारी ओर आना प्रारंभ हो जाता है, उत्तरायण होना शुरू करता है, हमारे निकट आता है। और ये जो सूर्य की तिरछी किरणें हैं, धीरे धीरे हमें सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होने लगती है। ठीक है, इसी वजह से मध्य मार्च से लेकर मध्य मार्च से लेकर मध्य जून के बीच में हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु की परिस्थितियां रहती है, तापमान बढ़ने लगता है और समर सीजन रहता है अभी। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस चीज को हम मानसून में और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। जैसे ही जून के आसपास तापमान बढ़ता है, तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि तापमान के बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ठीक है, वायु दाब में क्या आती है? कमी आती है। और और यहाँ की तुलना में सूर्य जो है भूमध्य रेखा से दूर हो गया है, तो भूमध्य रेखा के आसपास जो हिंद महासागरीय परिस्थितियां हैं या हिंद महासागर है, वहाँ स्थलीय भाग की तुलना में तापमान कम है, तो वायु दाब ज्यादा है। और इसकी वजह से अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर मानसून पवनों का आगमन होता है, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाता है। तो इस प्रकार मानसून या वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। कब हुआ? मध्य जून से मध्य सितंबर। जून में तापमान की वृद्धि की वजह से ये जो भारत का स्थलीय भाग है या उत्तर पश्चिमी भारत है या जो हमारे राजस्थान के आसपास का जो भारत है, यहाँ तापमान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और एक बहुत ही निम्न वायु दाब या लो एयर प्रेशर का एरिया या जोन क्रिएट होता है, जिससे हिंद महासागर से मानसूनी पवनें या मानसूनी विंड्स जो है भारत की ओर आगमन करती है, और वह मानसून या वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जो कि मध्य जून से मध्य सितंबर तक हमारे यहाँ पर मानसून रहता है। क्लियर है। इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद सितंबर आएगा, और सितंबर के बाद सूर्य हमसे दूर जाना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, और हमारे यहाँ तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तो जब तापमान में गिरावट आना शुरू होगी, तो ये जो अधिक तापमान का क्षेत्र है, ये कम तापमान के क्षेत्र में बदल जाएगा, और ये कम वायु दाब का जो क्षेत्र है वो अधिक वायु दाब का जोन बन जाएगा या क्षेत्र बन जाएगा। और इसके विपरीत सूर्य जो है, क्योंकि दक्षिणायन हो रहा है, सूर्य कहाँ हो रहा है? दक्षिणायन हो रहा है, तो सूर्य भूमध्य रेखा की ओर जाएगा, तो इस क्षेत्र के पास में आ जाएगा हिंद महासागर के। तो यहाँ पर कम ताप जो है वो अधिक ताप में, और अधिक तापमान की वजह से यहाँ का अधिक वायु दाब वाला क्षेत्र कम वायु दाब के क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा या परिवर्तित हो जाएगा। तो एक तरीके से ताप प्रवणता बदल जाएगी। अब यहाँ अधिक वायु दाब है और यहाँ कम वायु दाब है, तो पवनें वापस लौटना प्रारंभ कर देगी, और अब ये नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में पवनें वापस लौट रही है, मानसूनी पवनें। और हमारे यहाँ पर मानसून प्रत्यावर्तन काल या रिट्रीटिंग मानसून जो है सीजन जो है उसका आगमन हो जाएगा, या उसकी परिस्थितियां आ जाएगी भी, जो कि मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर के बीच में रहती है। क्लियर है। तो अब मेरी बात सुनना, तो भारत में इस प्रकार ये 4 ऋतुएं होती है, 4 सीजन्स होते हैं, 4 वेदर्स होते हैं। ठीक है, सीजन्स मान लो। अब आप कहोगे सर तो वसंत ऋतु कहाँ गई?
ठीक है, जो स्प्रिंग थी वो कहाँ गई, शरद या ऑटम कहाँ गया। तो भाई अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं कहता हूँ कि पृथ्वी के सापेक्ष जब हम सीजन या मौसम की बात करते हैं तो पृथ्वी पर चार मौसम होते हैं, ठीक है। शीत ऋतु, शीत ऋतु के बाद में वसंत ऋतु, वसंत के बाद में ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद में शरद ऋतु, ठीक है। विंटर, स्प्रिंग, ठीक है, उसके बाद में समर, और समर के बाद में क्या है, ऑटम, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब भारत के सापेक्ष बात करेंगे तब हम कहेंगे ये चार ऋतुएं होती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून और मानसून प्रत्यावर्तन काल। विंटर, ठीक है, विंटर, समर, ठीक है, मानसून जिसे रेनी सीजन भी कहते हैं, और रिट्रीटिंग मानसून। और ये इसके कालखंड है, ये टाइम पीरियड है, ये याद कर लेना। ही अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है तो उस पर ज्यादा मत जाना, बस ये टाइम पीरियड याद कर लेना, ठीक है। अब एक चीज और भारत में पूरे साल भर में जो बारिश प्राप्त होती है उसका 3% जो है वो शीत ऋतु में प्राप्त होता है, और 10% जो है वो ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है। विंटर में 3% रेन, और समर में 10% रेन। मानसून में हमें सबसे ज्यादा रेन या वर्षा प्राप्त होती है 74%, लगभग लगभग आप बोल सकते हो कितना, तीन चौथाई, ठीक है। और मानसून प्रत्यावर्तन काल या रिट्रीटिंग मानसून फेज में 13%, 13%। तो इसी आधार पर ये जो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु है, ये साल का जो आधा समय है इसे भारत के लिए हम क्या बोलेंगे, शुष्क काल या ड्राई फेज बोलेंगे। और ये जो मानसून और मानसून प्रत्यावर्तन काल है जिसमें ऑलमोस्ट कितनी 87% जो हमारे टोटल रेन हमें साल भर की प्राप्त होती है, इसे भारत का आर्द्र काल या ह्यूमिड फेज बोलेंगे, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं मानसून आपको समझाऊंगा तो ये तो शुष्क शुष्क काल या ड्राई फेज और आर्द्र काल या ह्यूमिड फेज के रूप में बताया, लेकिन वहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि पूरे भारत के साल भर के समय को 6 महीने को ग्रीष्मकालीन मानसून और 6 महीने को शीतकालीन मानसून कहते हैं। लेकिन उस समय क्या करेंगे, अपने सबसे ऊपर पहले नंबर पर ग्रीष्म ऋतु रखेंगे, फिर मानसून, फिर मानसून प्रत्यावर्तन काल, और उसके बाद में शीत ऋतु। थोड़ा सा हिंट देके छोड़ रहा हूँ, इसके साथ नहीं करवा रहा क्योंकि कंफ्यूज कर देगा, लेकिन ये चीज याद रख लेना। और ये चीज जो मैंने बोली है कि क्या, कि ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून दो भागों में बांटेंगे इन चार ऋतुओं को, ये हम नेक्स्ट उसके अंदर वीडियो लेक्चर में स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज और, ये हमने देख लिया पृथ्वी के सापेक्ष चार ऋतुएं कौन सी होती है। तो अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत के बाद क्या आएगा, वसंत आएगा, वसंत के बाद क्या आएगा, ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद क्या आएगा, शरद ऋतु आएगी। जब हम भारत के सापेक्ष बात करते हैं तो शीत, शीत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद मानसून, और मानसून के बाद मानसून प्रत्यावर्तन काल या रिट्रीटिंग मानसून। लेकिन जब हम राजस्थान, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी राजस्थान है, तो राजस्थान में जो है वो साल भर को 4 सीजन्स या चार जो है मौसमों में नहीं बांटा गया है, चार ऋतुओं में नहीं बांटा गया है। यहाँ पर केवल तीन ही ऋतुएं होती है, 3 सीजन्स ही होते हैं भाई बेसिकली, ठीक है। विंटर शीत ऋतु, उसके बाद में ग्रीष्म समर, और उसके बाद में मानसून जो है या वर्षा काल या रेनी सीजन। इसी राजस्थान में ये जो मानसून प्रत्यावर्तन काल है, ये कंपेरेटिवली अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है, तो इसे हम किस में इंक्लूड कर लेते हैं, इसे हम मानसून में ही इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। और पहले बता देता हूँ ये डायग्राम इसलिए बना हुआ था क्योंकि ये लगभग लगभग मैं बना चुका था वीडियो, लेकिन बीच में लाइट चली गई, और उसके बाद मुझे लगा कि बीच में एडिटिंग करूंगा या फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो जाएगा, क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं रहा कि कौन सा पॉइंट पे अपने ने छोड़ी थी बात जहाँ लाइट गई थी। तो इस वजह से ये मैंने बना रहने दिया, और कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी भी। तो चीजों को और मानसून या वर्षा काल समझेंगे तब इन चीजों को और डिटेल में लेंगे, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं समझ गए कि राजस्थान के संदर्भ में तीन ही ऋतुएं होती है, और उसमें से पहली ऋतु अपने शुरू करने वाले हैं, जो आज का अपना टॉपिक भी है, शीत ऋतु, ठीक है भाई। और इसे ही इंग्लिश में क्या बोल देंगे, विंटर सीजन, क्लियर है। और इसका कालखंड या टाइम पीरियड क्या है, तो अभी अपने स्पष्ट कर चुके हैं भाई। तो मन मन में अपने टाइम पीरियड या इसका फेज सोच लीजिए,
और साथ साथ एक डायग्राम भी इस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। ध्यान से देखना भाई, 0 डिग्री और ये मैंने क्या बनाया है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तो लगभग यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, तो समझ जाना ये डायग्राम किस तरीके से बना है। ध्यान से देखिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मध्य अक्टूबर से फरवरी मार्च के बीच में अपने शीत ऋतु रहती है। मध्य अक्टूबर, या इसे आप 15 अक्टूबर भी बोल सकते हो, से लेकर फरवरी या मार्च तक अपने यहाँ शीत ऋतु रहती है। तो अब अपने क्या करने वाले हैं, शीत ऋतु को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। अपना पहला पॉइंट है कारण कि शीत ऋतु का आगमन क्यों होता है राजस्थान में। अपना दूसरा जो है वो होगा शीत लहर। ठीक है भाई, कोल्ड स्टॉर्म्स। ठीक है, जो न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर, क्योंकि शीत ऋतु में तापमान तो कम ही होगा। और चौथा जो अपना पॉइंट है, थोड़ा सा, चौथा जो अपना पॉइंट है वो है मावट। हालांकि इसे अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत ही डिटेल में कर चुके हैं भाई। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट अपना कारण। तो कारण क्या है भाई, तो देखिए मध्य अक्टूबर से फरवरी, तो अपने या फिर इस तरीके से देखिए कि 22 सितंबर को, ठीक है, सूर्य की स्थिति जो होती है वो कहाँ होती है, वो भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ होती है, इक्वेटर पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है, तो इसे इस तरीके से याद कीजिए कि 22 सितंबर के पश्चात सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। सूर्य किधर होने लगता है, दक्षिणायन होने लगता है, या इंग्लिश में कहूं तो सूर्य का साउथ वर्ड मूवमेंट होता है। किसकी तरफ, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, या फिर मकर रेखा की ओर, या फिर मकर रेखा की ओर। ठीक है, और सूर्य जो है वो कहाँ पहुंच गया, मकर रेखा पर, कब, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। और सूर्य की हमें सर्वाधिक तिरछी किरणें प्राप्त होती है। सूर्य की हमें कैसी किरणें, सर्वाधिक तिरछी किरणें प्राप्त होती है, या सूर्य हमसे सर्वाधिक दूरी पर चला जाता है, जितना दूर जा सकता है। इसी वजह से इस मौसम में, या इस कालखंड में, सॉरी, तापमान में गिरावट होती है और शीतकाल का आगमन होता है। तो वापस ध्यान से सुन लेना, सूर्य का 22 सितंबर के पश्चात दक्षिणायन या साउथवर्ड मूवमेंट होना, किसकी तरफ, मकर रेखा या कैप्रिकॉन की ओर। और इस वजह से सूर्य हमसे दूर जाने लगता है और सूर्य की किरणें हमें सर्वाधिक तिरछी प्राप्त होती है, तो तापमान में कमी होने लगती है और राजस्थान में शीत ऋतु का आगमन होता है। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये पहला पॉइंट तो अपना हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम अपने, शीतलहर। तो देखिए भाई, सीधी सिंपल सी बात है, ये जो रशिया के अंदर साइबेरिया है, रशिया के अंदर साइबेरिया जो है, वहां से बर्फीले तूफान जो है, या कोल्ड स्टॉर्म्स जो है, वो भारत की ओर आते हैं। इनसे हमारे इनसे हमारी काफी हद तक रक्षा करता है वो हमारा उत्तर में हमारा मुकुट, कौन, हिमालय है। ठीक है भाई, ये इस प्रकार जिसने भारत को घेरा हुआ है। ठीक है, मुकुट के समान या हेयर पिन आकृति में। कौन सी आकृति में, हेयर पिन आकृति या स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो हिमालय जो है
वो साइबेरिया से आने वाले ठंडे तूफानों को काफी हद तक रोक देता है। तो हिमालय के क्षेत्र या हिमालय में जो क्षेत्र आते हैं, हिमाचल प्रदेश वगैरह, वहां पर या जम्मू कश्मीर, वहां पर हमें भीषण बर्फबारी देखने को मिलती है। लेकिन इसका असर हमें हमारे राजस्थान तक भी देखने को मिलता है। यहाँ पर बर्फबारी तो नहीं होती, यहाँ पर बर्फबारी तो नहीं होती, लेकिन यहाँ भाई एक तरीके से धुंध छा जाती है और तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलती है। और इसे ही हम कहीं ना कहीं पाला पड़ना भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, पाला पड़ना भी बोल देते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और एक्स्ट्रा याद कर लो कि शीत ऋतु में रबी की फसलें बोई जाती है। और रबी की फसलों में जो गेहूं होती है वो ऐसी कंडीशन के प्रति प्रतिरोधी होती है। क्या होती है? प्रतिरोधी होती है। वीट जो है, रबी की क्रॉप, वो रेजिस्ट कर जाती है ऐसी परिस्थितियों को। ठीक है। और बाकी की रबी की फसलें जैसे सरसों वगैरह ऐसी परिस्थितियों को रेजिस्ट नहीं कर पाती। इसीलिए इसीलिए आपने गौर किया होगा कि ये जो गेहूं है, जो शीतकाल में बोई उगाई जाती है, भाई ये साल दर साल इसका उत्पादन एक समान बना रहता है। जबकि सरसों जो है उसका उत्पादन फ्लक्चुएट करता है। क्यों? क्योंकि सरसों जो है, अगर ये पाला पड़ना या ये शीत लहर जो है ये बहुत ज्यादा भीषण हो जाए तो सहन नहीं कर पाती। ठीक है भाई, तो ये चीजें भी थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा चीजें याद रखा करो। तो ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। क्लियर है? अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। तो बहुत ही आसान है कि न्यूनतम तापमान जो में हम क्या देखने वाले हैं कि न्यूनतम तापमान में जिला कौन सा है जहां सबसे कम तापमान रहता है, और वो स्थान कौन सा है जहां हमें सबसे कम तापमान देखने को मिलता है। तो भाई जिला है अपना चूरू। चूरू जो है चूरू जो है उसमें राजस्थान में शीत ऋतु में सबसे कम तापमान देखने को मिलता है। और कितना? -2 डिग्री सेल्सियस तक। और जहाँ लगभग लगभग अवस्थित या लोकेटेड, तो माउंट आबू कहाँ है? और यहाँ तापमान जो है शीत ऋतु में -8 तक पहुंच जाता है। ठीक है। और माउंट आबू की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या जलवायु, या ये जलवायु या क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बाकी के राजस्थान से इतनी अलग क्यों है? उसका एक ही कारण है, हम बता चुके हैं। क्या? क्योंकि ये राजस्थान के बाकी स्थानों की तुलना में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। एल्टीट्यूड, ऊंचाई। चलिए भाई, तो ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया। अब अपने चौथे पॉइंट पे आते हैं। इसमें अपने करने लायक कोई चीज है नहीं, बहुत अच्छे से अपने इसको समझे हुए हैं कि भाई भूमध्य कि भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी जो है, ठीक है, वहां से वहां से क्या उठते हैं? वहां से शीतोष्ण चक्रवात उठते हैं। ठीक है भाई। क्या है ये? शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन्स। ये ये कैस्पियन सागर और काला सागर जो है उससे अतिरिक्त आर्द्रता ग्रहण करते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं पेशावर पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। किसके रूप में? ये वायुमंडलीय वायुमंडलीय प्रति चक्रवात के रूप में। ठीक है। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक एंटीसाइक्लोन्स के रूप में। ठीक है। और इन्हें पश्चिमी विक्षोभ ठीक है, या वेस्टर्ली डिस्टरबेंस भी कहा जाता है, या वेस्टर्ली डिस्टरबेंस भी कहा जाता है। क्लियर है? और आपको अच्छे से याद होगा
कि पंजाब में, इनसे पंजाब में सबसे ज्यादा कितनी भाई, 25 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। इसके बाद हरियाणा, हमारा ये जो उत्तरी राजस्थान है, नॉर्थ राजस्थान है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार, और बिहार में कहाँ तक, पटना तक इससे वर्षा प्राप्त होती है। पटना तक वर्षा की मात्रा कम होकर 3 सेंटीमीटर तक रह जाती है। क्लियर है भाई? तो ये इसका पूरा एक्सटेंशन है, कहाँ, इंडिया में या भारत में। ठीक है, तो आई होप शीत ऋतु बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई आपको। क्या करना, हमें 4 पॉइंट्स याद हैं। पहला जो है वो है कि ये इसका आगमन क्यों होता है। तो इसका आगमन का कारण यही है कि सितंबर के पश्चात सूर्य की दक्षिणायन स्थिति होती है, साउथवर्ड मूवमेंट होता है कैप्रिकॉन या मकर रेखा की ओर, और सूर्य हमसे अधिकतम दूरी पर चला जाता है और हमें सूर्य की सबसे या सर्वाधिक तिरछी किरणें प्राप्त होती है, और तापमान में कमी और शीत ऋतु का आगमन। दूसरा पॉइंट जो है वो शीत लहर, ये कहाँ से आती है, साइबेरिया से। इनसे हमें सुरक्षा कौन प्रोवाइड कराता है, हिमालय प्रोवाइड कराता है। इसके बाद में तीसरा जो है वो था अपना न्यूनतम तापमान। ठीक है, तो न्यूनतम तापमान वाला जिला और न्यूनतम तापमान वाला स्थान, जिले में -2 डिग्री सेल्सियस चूरू, और स्थान में -4 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू। और सबसे लास्ट पॉइंट अपना मावट, जो अपने कल क्लियर कर चुके थे, इसलिए कोई दिक्कत अपने आई नहीं। ठीक है भाई, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो और अपने बढ़ते हैं आगे। तो अब अपने करेंगे ग्रीष्म ऋतु। ठीक है भाई, समर, समर सीजन। और वही अपने को क्या करना है, राजस्थान का नक्शा बनाना है। ठीक है, और वही, ठीक है, ये होगी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में कहीं दक्षिण में जाकर 0 डिग्री, और उसके भी और ज्यादा दक्षिण में कहीं क्या होगी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये क्या है, कर्क रेखा, कैंसर। ये क्या है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। और ये क्या है, मकर रेखा, कैप्रिकॉन। ठीक है, अब आप खुद थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ कि ग्रीष्म ऋतु का टाइम पीरियड कौन सा होता है। ग्रीष्म ऋतु का टाइम पीरियड जो है वो कौन सा होता है भाई, और क्यों। चलिए भाई, आई होप दिमाग में आ गया होगा कि सर ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, अवधि है, वो वो मध्य मार्च से मध्य जून के बीच में रहती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 15 मार्च से 15 जून के बीच में। क्यों, तो यहाँ पर देखिए सूर्य की स्थितियां देखिए, सारी स्थितियां देखने की जरूरत नहीं है। आप तो मार्च के आसपास कौन सी स्थिति याद आ रही है, तो आप कहोगे सर 21 मार्च या 22 मार्च के आसपास सूर्य की स्थिति जो होती है वो भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा पर होती है, सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर प्राप्त होती है। इसके बाद सूर्य का उत्तरायण होता है, इसके बाद सूर्य का उत्तरायण होता है, या मैं कहूं कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है। तो किसकी तरफ, तो आप कहोगे कर्क रेखा या कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। ठीक है, और सूर्य हमारे जितना पास आ सकता है उतना पास आ जाता है, और सूर्य से हमें सर्वाधिक सीधी किरणें प्राप्त होती है। भाई एक चीज ध्यान रखना, पिछले वीडियो लेक्चर में अपने कर चुके हैं कि सूर्य से सर्वाधिक सीधी किरणें और तिरछी किरणें, तो वो एक अलग कंसेप्ट था। अभी क्या है, संपूर्ण राजस्थान को हम एक इकाई मान के चल रहे हैं।
कि जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो संपूर्ण राजस्थान को सूर्य की सर्वाधिक तिरछी, और जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो संपूर्ण राजस्थान को सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें प्राप्त होती है। तो इसकी वजह से तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है, तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है, और सीधी सिंपल सी बात है, इसकी वजह से हमारे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। क्लियर कंसेप्ट है भाई, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया हमारा पहला कारण, पहला पॉइंट। अच्छा, पॉइंट में बांटा नहीं अपने को, सीधा ही शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, फ्लो के अंदर चले गए अपने। तो ये हो गया कारण। अब अपने पॉइंट में बांट देते हैं, पॉइंट में बांट लेते हैं। पहला अपना पढ़ना था अपने को, कारण पढ़ लिया अपने ने। दूसरा पॉइंट जो है वो रहेगा अपना, दूसरा पॉइंट जो है वो रहेगा अपना लू। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो रहेगा अपना आंधियां। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट अपने, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे यहाँ पर, भबूल्या, भबूल्या या फुताल्या। ठीक है, हालांकि इसे आंधी या लू में इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन अलग से करेंगे। और एक अपने ने शीत में न्यूनतम तापमान देखा था, तो यहाँ पर अपने अधिकतम तापमान की बात करेंगे। चलिए अभी क्लियर है सारे पॉइंट। तो फ्लो के अंदर अपने कारण वाला पॉइंट तो कर चुके हैं, तो अब अपने आते हैं दूसरा पॉइंट लू पर। तो ये लू क्या है भाई, तो ध्यान से सुनना भाई। ये तो लू है, ये एक तरीके की स्थानीय पवने हैं। क्या है, स्थानीय पवने हैं। दूसरी चीज, हाँ भाई, दूसरी चीज, ये पछुआ पवनों का विशेष प्रकार है। देखिए पछुआ पवने जो है, पछुआ पवने जो है, ये स्थायी पवने होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पछुआ पवने, सॉरी, ये पछुआ पवनों का विशेष प्रकार है भाई। ठीक है, पछुआ पवने नहीं है। वरना आप कहोगे सर, एक तरफ तो कह रहे हो स्थानीय पवने हैं, लोकल विंड्स है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये परमानेंट विंड्स भी है, कैसे? तो एक चीज मैं पहले बता दूं, अपने पृथ्वी पर 3 प्रकार की पवन या विंड्स जो है, विंड सिस्टम पाया जाता है। परमानेंट विंड सिस्टम, ठीक है, सीजनल विंड सिस्टम। सीजनल विंड सिस्टम में अपने मानसून देख सकते हो, जो सीजन विशेष में एक दिशा में चलती है, और जैसे ही तापमान में परिवर्तन होता है, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट के बदलने पर बिल्कुल विपरीत दिशा में वापस चलना शुरू कर देती है। तो ये होती है सीजनल विंड्स, मौसमी पवनें। ठीक है, इसके अलावा लोकल विंड्स होती हैं, जिनका एक लोकल क्षेत्र में हमें प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये सीजन विशेष में देखी जा सकती है, लेकिन इनमें कोई दिशा में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, इसलिए इनको लोकल विंड्स कहते हैं। तो ये स्थानीय पवनें हैं, पछुआ पवनों का विशेष प्रकार है। कैसी पवनें हैं भाई? ये शुष्क पवनें हैं। ये उष्ण शुष्क जो है, अपने लाल कलर से लिखते हैं कि उससे ज्यादा थोड़ी सी फीलिंग आएगी। ठीक है, कैसी पवनें हैं? ये उष्ण शुष्क पवनें हैं। ठीक है भाई, तो इंग्लिश में आप बोल सकते हो कि ये एरिड ड्राई विंड्स है। अच्छा, पछुआ पवनें जो है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्टर्ली, वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं, या वेस्टर्लीज कहते हैं। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ वेस्टर्लीज, बट लेकिन लेकिन ये क्या होती है? स्थानीय पवनें होती है, लोकल विंड्स होती हैं। सबसे ज्यादा हमें कौन से मौसम में देखने को मिलती है? तो ये मई जून में देखने को मिलती है। कौन से मौसम में? मई जून में देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है भाई? अब आता है अगला पॉइंट, ये तो हो गया लू, और अगला पॉइंट कौन सा है? आंधियां। तो भाई आंधियां क्या है? तो सिंपल सीधी सी बात है कि इस मौसम में या इस टाइम पीरियड में तापमान बहुत अधिक होता है, तापमान बहुत अधिक होता है, जिससे कम दाब की स्थितियां उत्पन्न होती है। तो कम दाब की स्थिति की वजह से हिंद महासागर की तरफ से मानसूनी पवनें आना शुरू करती है, और ये जो पाकिस्तान का सिंध वाला प्रांत है, यहाँ से गर्म हवाएं आना प्रारंभ करती है। इन्हें रास्ते में क्या मिलती है भाई? जो मानसूनी पवनें आ रही है, उन्हें रास्ते में आर्द्रता
पानी मिलता है तो वो पानी लेकर आ जाती है, इनको रास्ते में थार की मिट्टी मिलती है तो ये थार की मिट्टी ले आती है। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है कि मार्च से लेकर, ठीक है, जून के बीच में और मुख्यतः मई जून में, ठीक है, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलती है। ठीक है, और यहां पर एक क्वेश्चन बनता है आंधियों के वितरण पर। हाँ भाई, एक क्वेश्चन बनता है आंधियों के वितरण पर कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ आती है और सबसे न्यूनतम आंधियां कहाँ आती है। तो अपने क्या करने वाले हैं, अपने एक यहाँ पर आंधी के वितरण को समझाने के लिए पूरी एक लाइन ड्रॉ करेंगे भी, ठीक है। तो अगर आप, हाँ भाई, अगर आप साथ साथ डायग्राम बना रहे हो तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लो, और इसमें कौन कौन से जिले दर्शाने हैं। तो इसमें गंगानगर, ठीक है, इसके बाद में बीकानेर, ठीक है, इसके बाद में जोधपुर, हाँ भाई, गंगानगर, बीकानेर, ठीक है, इसके बाद में जोधपुर, इसके बाद में यहाँ कहीं अजमेर, ठीक है, यहाँ पहुंच जाओगे तो यहाँ कहीं कोटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, झालावाड़। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो तो सीधी सिंपल सी बात है, आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक जो आंधियां कहाँ आती है, तो वो आती है गंगानगर में, कितनी, 27 दिन। उसके बाद में बीकानेर में ये कम होकर 18 दिन रह जाती है, और जोधपुर में ये कम होकर 14 दिन रह जाती है। अच्छा, ये अपने कई बार मैं पढ़ाता हूँ तो कई कहते हैं सर बीकानेर में ज्यादा आती है ना। अरे भाई, अपने कोई दिन नहीं गिनने कि इस साल कितने आए, औसतन ये 27 दिन गंगानगर, 18 दिन बीकानेर, और जोधपुर में 14 दिन रहती है। ठीक है, औसतन ये एवरेज माना जाता है। ऐसे नहीं कि सर इस साल तो बीकानेर में 18 से ज्यादा आए थे, कई जने दिन गिन के बैठे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना अपने को। अजमेर में ये 5 दिन, कोटा में 3 दिन, और सबसे कम झालावाड़ में 2 दिन आंधियां देखने को मिलती है। क्लियर है भाई। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ, गंगानगर, और न्यूनतम कहाँ, झालावाड़। ठीक है, तो ये अपना भाई तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, और इसमें आंधियों का वितरण अपने को इस प्रकार देखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ ये जो आंधियों वाला सीजन है, ये जो लू वाला सीजन है, इसमें चक्राकार चक्राकार, ठीक है, धूल भरी पवनें, ठीक है, अपने जिसको नॉर्मली, ठीक है, यूं नॉर्मली भवंडर कह देते हैं, या बोल देते हैं ना कई बार कि भूत भूतनी की शादी हो रही है। ठीक है, तो उस प्रकार ये भवंडर से जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, किसके, मिट्टी के, तो वो उनको बबूलिया या फुतालिया कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। अपना एक ही पॉइंट बचा है, लेकिन इसमें आंधियों के वितरण को थोड़ा सा डिटेल में देख लेना भाई। किसको, आंधियों के वितरण को थोड़ा सा डिटेल में देख लेना भाई। ठीक है, तो अब अपने एकदम लास्ट पॉइंट पे आने वाले हैं, और सारे पॉइंट वापस से देख लो। और अब अपना एक ही पॉइंट बचा हुआ, अधिकतम तापमान। तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपने आतपन, पिछले वीडियो लेक्चर में आतपन या इंसोलेशन वाली चीज डिटेल में पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अधिकतम तापमान वाला जिला फिर से अपने चूरू की तरफ चले गए हैं। ठीक है, और अधिकतम तापमान वाला अधिकतम तापमान वाला स्थान, तो भाई यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन अपने जोधपुर की तरफ गए हैं। किधर गए हैं, जोधपुर की तरफ। ठीक है, तो अधिकतम तापमान वाला जिला और स्थान देखना है अपने को। तो जल्दी से देखते हैं। कई बार हो जाता है अभी कलर कौन सा कॉम्बिनेशन ले, अब कलर बचे ही नहीं। तो चूरू चूरू जो है, वहां पर हमें 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देखने को मिलता है।
तो सबसे ज्यादा गर्म जिला चूरू है और सबसे गर्म स्थान जो है वो जोधपुर का फलोदी माना जाता है। जोधपुर का फलोदी माना जाता है, जहां 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। ठीक है, क्लियर है। हालांकि अपना जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पर तापमान जो है वो 50 55 60 60 तो नहीं, 55 डिग्री सेल्सियस तक भी हमें देखने को मिलता है सीमावर्ती क्षेत्रों में। ठीक है, लेकिन इसको अपने इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको एक बार आप याद मत करना भाई, कई बार अपने अखबार में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सैनिक है वो 55 डिग्री सेल्सियस में जो है क्या कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं सीमा पर। तो ये बहुत ही फक्र और बहुत ही गर्व का विषय है, लेकिन यहाँ पर अपने को जीके के हिसाब से याद करना है, क्वेश्चन सही करना है भाई। ठीक है, तो सबसे अधिकतम तापमान वाला जिला कौन सा, चूरू। अब यहाँ पर अपने एक चीज एक्स्ट्रा करेंगे कि इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है न्यून वन क्षेत्र। न्यून वन क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत कम है। और जैसा कि वन रिपोर्ट आती है तो आप देखते हो कि प्रतिशत के हिसाब से या चूरू में सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। और फलोदी जो है यहाँ पर आपको पता है भाई, पोखरन पोखरन बालोतरा और फलोदी के मध्य एक चट्टानी मरुस्थल हमादा मरुस्थल मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, चट्टानी मरुस्थल है। ठीक है, हमादा है। तो ये न्यून वन क्षेत्र हो गया, मतलब वनों की कमी, और ये चट्टानी मरुस्थल है। तो कहीं ना कहीं पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कहा था कि ये जो ऐसे क्षेत्र जहां वन नहीं है, वन रहित मरुस्थल है या चट्टानी मरुस्थल है, यहाँ पर आतपन या इंसोलेशन या इंसोलेशन इंसोलेशन क्या है, पिछला वीडियो लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर छोटा सा हिंट दे देता हूँ, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा। यहाँ पर छोटा सा हिंट देता हूँ, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा। तो यहाँ पर प्रति वर्ग प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई समय में, पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम पीरियड के अंदर सूर्य की ऊष्मा जो है वो उन क्षेत्रों की तुलना में जहां जहां वनस्पति ज्यादा होती है, सूर्य की ऊष्मा इनको ज्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इनका आतपन ज्यादा है, इनका इंसुलेशन ज्यादा है, इसी वजह से फलोदी और चूरू जो है वहां पर तापमान भी ज्यादा है। क्लियर है भाई ये बात। तो अब आप आराम से ध्यान से देखिए, और ये अपने वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर और डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकता है। पहले आप इन 4-5 पॉइंट्स को ढंग से वापस से देख लो भाई। तो पहला पॉइंट हमने ये कहा कि पहला पॉइंट हमने क्या किया कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के आगमन का कारण क्या है। तो यही है कि बढ़ता है। दूसरा पॉइंट क्या, इस मौसम विशेष में मुख्यतः मई जून के महीने में स्थानीय पवनें चलती है, जो कि पछुआ पवनें या वेस्टर्ली विंड्स का विशेष प्रकार है। यह उष्ण शुष्क प्रकार की पवनें हैं जिन्हें लू कहते हैं। तीसरा हमने किया कि इसी मौसम में मुख्यतः मई जून में सर्वाधिक हमें धूल भरी आंधियां देखने को मिलती है। ठीक है, और इनका वितरण इस प्रकार होता है, गंगानगर में मैक्सिमम, उसके बाद में बीकानेर, फिर जोधपुर, अजमेर, कोटा और झालावाड़ में 2 दिन। गंगानगर में 27 दिन, झालावाड़ में 2 दिन। ठीक है भाई। इसके बाद में चौथा पॉइंट हमने अधिकतम तापमान वाला जिला चूरू है 50 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम तापमान वाला स्थान फलोदी है। ठीक है भाई, कितना, 52 डिग्री सेल्सियस। यहीं से हम 2 पॉइंट और निकालेंगे। 2 पॉइंट और निकालेंगे, क्या, कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर। ठीक है भी, एक तरीके से ईयरली जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ईयरली टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम हमें कहाँ मिलता है। और सेम ऐसे ही जो हम कह सकते हैं, न- चलो न्यूनतम एक बार बाद में करेंगे, वो बाद में समझने की चीज है, इससे उस पे क्वेश्चन भी नहीं बनता।
लेकिन वो ऐसे ही बता दूंगा। राजस्थान में फिर से सर्वाधिक, ठीक है, ये वार्षिक है तो अब अपने ने लिखा दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर के लिए कई बार इंग्लिश मीडियम वालों को समझ नहीं आता इसको, तो वो ईयरली बोल देंगे, इसे डाइअर्नल कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। और एक चीज और, राजस्थान का, राजस्थान में, ठीक है, सर्वाधिक उष्ण शुष्क स्थान कौन सा है, ठीक है भाई। एक तरीके से ये एरिड ड्राई तो एक ही हो गया, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है और शुष्कता भी ज्यादा रहती है, मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है और सबसे ज्यादा और सबसे कम, सॉरी, वर्षा प्राप्त होती है, ऐसा स्थान कौन सा है। हालांकि मानसून पड़ने के बाद ये ज्यादा क्लियर होता, तो जो भी है इनके आंसर करते हैं अपने। तो अब देखिए भी, ये इसका आंसर होगा चूरू। कैसे? शीत ऋतु में, शीत ऋतु में चूरू में सबसे कम तापमान वाला जिला था, कितना, -2 डिग्री सेल्सियस। और ग्रीष्म ऋतु में चूरू में तापमान कितना पहुंच गया, 50 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं ना कहीं साल भर में ये डिफरेंस आता है 52 डिग्री का, जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो साल भर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सर्वाधिक अंतर हमें चूरू में देखने को मिलता है। वहीं हम समझ चुके हैं कि ये जो रेतीली या बलुई मिट्टी है, ये जो डेजर्ट सॉइल है, ठीक है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी, इसके कण मोटे होते हैं, ठीक है। ये दिन के समय उष्मा का ज्यादा अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कर लेती है, और रात के समय उतनी ही तेजी से उष्मा को छोड़ देती है, एमिट कर देती है। इसी वजह से दिन के समय तापमान बहुत ज्यादा और रात के समय तापमान में भारी गिरावट आती है। बात कहाँ की कर रहा हूँ, जैसलमेर की। तो जैसलमेर जो है, वहां पर हमें दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सर्वाधिक अंतर देखने को मिलता है। तो भाई ध्यान से सुन लेना, वार्षिक तापांतर पूछे तो चूरू, दैनिक तापांतर पूछे तो जैसलमेर। फिर मैंने कहा कि आपसे कभी नहीं पूछेंगे न्यूनतम तापांतर वाला क्वेश्चन, लेकिन स्टिल पूछ ले तो भाई दक्षिणी राजस्थान, जहां पहाड़ या पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा है, मेवल वगैरह का क्षेत्र, डूंगर, जहां पर डूंगरपुर वगैरह जो है वहां, वो इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ बुक्स में डूंगरपुर आंसर दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं पूछते, ये ज्यादातर पूछा जाता है भाई। और पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान एक जैसा क्यों बना रहता है, दिन या रात या पूरे साल भर, उसका कारण पिछले वीडियो लेक्चर में अपने स्पष्ट कर चुके हैं, देख लेना भाई, ठीक है। अब बात है कि राजस्थान में सर्वाधिक उष्ण शुष्क स्थान कौन सा है। तो अपने को पता है भाई, सबसे उष्ण अभी हमने किया कौन सा, फलोदी। तो इसका आंसर फलोदी होगा भाई, ठीक है। क्यों होगा, तो इसका मैं कारण बता देता हूं आपको, और मानसून में अपने फिर से देख लेंगे। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, कितना, 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। वहीं यहाँ पर जो वर्षा ऋतु है या मानसून है, उसमें केवल 5 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा प्राप्त होती है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान और सबसे गर्म स्थान फलोदी है, उष्ण शुष्क स्थान, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा और देख लेना, एक्स्ट्रा पॉइंट अपने निकल के आए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आज अपने ने बिल्कुल स्पष्ट कर लिया कि अपना जो टॉपिक है वो फैक्टर्स हो चुके हैं। आज अपने को विंटर और समर सीजन करना था, लेकिन लेकिन अपने ने साथ साथ क्या, ये भारत को 4 ऋतुओं में बांट सकते हैं और राजस्थान केवल 3 ऋतु। अपना टारगेट था कि अपने शीत और ग्रीष्म ऋतु जो आज खत्म करेंगे, तो अपने ने कर लिया। ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, 4 पॉइंट है। पहला है कारण, दूसरा है शीतलहर, ठीक है, तीसरा कौन सा है अभी, कहाँ गया तीसरा पॉइंट, हाँ, न्यूनतम तापमान, और चौथा कौन सा, मावठ की वर्षा। ये चारों पॉइंट अपने डिटेल में समझ चुके हैं। डायग्राम याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसकी वैसे भी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा कहाँ पर, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, सेम नाम है अपना, कौन सा, सिविल अनेर, टेलीग्राम चैनल जाएगी। इसके बाद अपने ग्रीष्म ऋतु में अपने ने
किए हैं। पहला किया है कारण, दूसरा किया है लू, तीसरी की है आंधियां, चौथा किया है बबूलिया या फुतालिया, और ये पांचवा पॉइंट, ये अधिकतम और न्यूनतम तापमान। ठीक है, और के बाद में ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कर लिए, तो ये भी याद कर लेना कि वार्षिक तापांतर वो चूरू में, दैनिक तापमान जैसलमेर में, और उष्ण और शुष्क स्थान कौन सा है, फलोदी, गर्मियों में गर्म है और वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है भाई, तो चलिए आज टॉपिक ये जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने राजस्थान में मानसून या वर्षा ऋतु को डिटेल में कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। वीडियो लाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ और आप अपनी जगह मेहनत कीजिए। आपका सिलेक्शन ही मेरी गुरु दक्षिणा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।